जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तो आज हमारी ये सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, आपकी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तुम्हारा ये पॉलिटी का आज हमारा दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने अपलोड कर दिया, जाके आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आज हमारा चैप्टर का दूसरा नाम है संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्या कैसे की इसके बारे में देखेंगे। इसका मैं थोड़ी ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या इस चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन नॉर्मल बताएंगे कि हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा, ठीक है, ये पूरा, और क्यों किसी भी देश के लिए संविधान जरूरी है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, उसे लॉ ऑफ बुक भी कहा जाता है एक तरह से, ठीक है। इसको बनाने के लिए, जैसे कि आपको सबको पता है, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1946 से ही हमने संविधान बनाने के लिए दिसंबर से तैयारी कर ली। और ये जाके हमारा संविधान बना 26 नवंबर 1949 में। लेकिन हमने संविधान को अपने देश के लिए अपनाया 26 जनवरी 1950, संविधान दिवस। ठीक है, नॉर्मल आपको संविधान लागू हुआ इसी दिन से हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस। तो आज इसी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। संविधान निर्माण किसे कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाना है, ठीक है। आप लोग सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके पहले हम देखेंगे कुछ हमारे, ये देखिए, अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो उसकी पहले कुछ हमें भूमिका बनानी पड़ती है ना, किसी देश का उदाहरण लेना पड़ता है। तो उसी तरह हमने उदाहरण लिया साउथ अफ्रीका का। तो ये है क्या, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। किसका ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका। ये आपके जैसे 7 महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और अंटार्कटिका, जिसमें से दूसरा आपका सबसे बड़ा कौन सा है, आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका की सबसे निचली वाली कंट्री आपकी साउथ अफ्रीका है। इसके लिए आप एबी डिविलियर्स, हसीम आमला, ठीक है, डेल स्टेन, ये सब कहाँ के थे, आप क्रिकेटर क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे, ये सब कहाँ के थे, आपके साउथ अफ्रीका के। चलिए, ये है नेल्सन मंडेला साहब। इन्होंने कहा कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, यानी गोरो मतलब समझ रहे हैं आप, व्हाइट डोमिनेशन के जो लोग होते हैं। और मैंने अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध भी किया है, ठीक है, यानी अश्वेत यानी ब्लैक डोमिनेशन, जो काले और गोरे लोग होते हैं। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र साम्राज्य की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, ये नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार, गोरों की यानी जैसे यूरोप लोग वाले, गोरों की सरकार ने क्या दे दिया इनको, ट्रिजन। ट्रिजन यानी आपका होता है देशद्रोह। कुछ वर्ड्स हैं आपको पते होने चाहिए। सबसे पहले क्या है आपका, ट्रिजन, यानी क्या बोल दिया इन्होंने, ट्रिजन बोल दिया, यानी देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, ठीक है। उन्होंने उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में, कब किया था, 1964 में अपार्थेड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अपार्थेड, यानी रंग भेद के उसमें, ठीक है, से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा, मतलब लाइफ टाइम प्रिजनमेंट जिसे कहते हैं, वो उनको दे दिया गया था। और ये कहां दिया था, अगले 28 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रुबेन द्वीप में कैद कर दे। जैसे अपने भारत में कहा जाता है ना, काला पानी की सजा दे दी गई थी, जैसे वीर सावरकर जी को काला पानी, ऐसे बहुत स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। उसी तरह यहाँ पास भी रुबेन द्वीप है, वहां पास क्या कर दिया था, कैद कर रखा था। फिर देखते हैं पहला टॉपिक क्या, रंग वेद के खिलाफ संघर्ष। ये देखते हैं रंग वेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड, जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। ये देख सकते हैं आप कैसे, डेंजर है ना। इस साइन बोर्ड पर लिखा है कि खतरा, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस
परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियार बंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी जा रही है। ये देखिए, ये लिखा है, इस तरह से बोर्ड लगा दिया जाता था कि अगर आप काले लोग हैं या फिर और कुछ है तो आपको डायरेक्ट वो कर दे। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। पहला, स्ट्रगल अगेंस्ट अपारहेड, अपार्थेड, स्ट्रगल अगेंस्ट। जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश की बुक लेके बैठेंगे और एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई है। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने ला दी थी। जैसे हमारे देश में आ गए थे ना यूरोपियन से, ब्रिटेन वाले सब लोग, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी थी। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, 17th और 18th सेंचुरी सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में वो लोग क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे कुत्ते लोग, ठीक है। व्यापार करने के लिए वो क्या कर दिए, पूरे ही देश को कब्जा कर लिया गया। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। वहां पास बहुत सारे लोग, भारत में तो उतना बसे नहीं थे, पर वहां पास बस गए थे। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में, उनका गवर्नमेंट थी ना, वो अपने हाथों में ले लिया था। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। जैसे गोरे लोग की ज्यादा पावर, काले लोग के पास कुछ पावर नहीं। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों को चमड़ी का रंग काला होता है। जैसे आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग होते हैं आप देखेंगे ज्यादातर, जैसे रवाडा लोग को देखेंगे ना आप, काला। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत कहा जाता। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन कहा जाता है, रंगीन चमड़े वाले, ठीक है, कलर्ड वाले। जैसे एक हो गया ब्लैक, एक हो गया व्हाइट, और एक आपका कलर्ड। और भारत से गए लोग भी वहां पास थे। गोरे शासक गोरों के अलावा से सबको छोटा और नीचा मानते थे। मतलब वहां पास जो ये था कि सिर्फ जो गोरे लोग हैं वही अच्छे हैं, बाकी इसके अलावा जो भी है सब नीचे लोग हैं। इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था कि आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आप काले हैं। तो वोटिंग मशीन को छुएंगे तो वोटिंग मशीन उनकी काली हो जाएंगी, कुत्तों की, है ना। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। मतलब उनके लिए क्या करना पड़ा, परमिशन लेने पड़ते थे, डायरेक्ट आप वहां पास काम नहीं कर सकते। सोचिए, रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, होटल हो गया, अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पुस्तकालय हो गया, सिनेमा घर, नाट्य घर, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम होगा। मतलब गोरे लोग के लिए अलग सुप्रीम कुर्सियां होंगी, या तो काले लोग के लिए एकदम पीछे वाली। इस पृथककरण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है, ठीक है। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजा घर तक में नहीं जा सकते थे। सोचिए, आरक्षित जगह तो जगह, इनके साथ साथ उनकी गिरजा घर जो होते हैं ना आपके नॉर्मल से गिरजा, आप तो वहां भी ये नहीं जा सकते थे। सोचिए, इतनी इनकी खतरनाक भयावह स्थिति हो चुकी थी, ठीक है। जैसे आपके चर्च वगैरह होते हैं वहां भी। और अश्वेतों के संगठन बनाने और इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। मतलब ये है कि आप संगठन भी नहीं बना सकते, इसका विरोध भी नहीं कर सकते, नहीं आपको क्या कर दी, चमड़ी उकेल दी जाएगी। 1950 में से अश्वेत यानी ब्लैक डोमिनेशन वाले, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। 1950 से करना स्टार्ट किया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हमारा देश आजाद हो गया था। उन्होंने विरोधी प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। उन्होंने बहुत सारा विरोधी प्रदर्शन किया, हड़तालें की, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका भी। कुछ होते हैं ना अच्छे लोग भी कि नहीं भैया, हाँ किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन गोरी सरकार
ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। ठीक है, इस तरह से तो वहां पास कहानी चलेगी। फिर आते हैं एक नए संविधान की ओर। इसकी ओर चलेंगे टूवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखेंगे टूवर्ड अ न्यू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू कर दिए। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद, सोचिए 28 वर्ष तक, नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। ठीक है, आखिरकार 26 अप्रैल 1994, डेट याद रखिएगा सब, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या बन गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, रंगे वेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोग मिलजुल कर सरकार के गठन का रास्ता, इस तरह से रंगभेद पूरी समाप्त हो गया। ब्लैक बेल्ट, इस तरह सब लोग मिलजुल कर सरकार की व्यवस्था में अपना हाथ बटाने लगे। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जानते। वो दक्षिण अफ्रीका के कौन थे पहले राष्ट्रपति? मंडेला साहब। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों के एक दूसरे की बल मनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का क्या है? आधार। इसलिए कहते हैं आप विश्वास करते रहिए एक दूसरे पर भरोसे वाले ही होते हैं जो होते हैं। ठीक है, फिर नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया, अश्वेत नेता हैं ब्लैक डोमिनेशन वाले, अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुर्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो गोरे लोगों ने किया था उन्हें भूल जाएं और उन्हें क्या कर दे? माफ कर दे। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का क्या करें? वो निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निःशर्त हत्याएं के जोर पर शासन किया था। क्या किया था? एक पार्टी ने बहुत ज्यादा दमन किया था भाई, तब उसने शासन किया था। दूसरी पार्टी ने आजादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठे, यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोनों साथ बैठे। ये देख सकते हैं आप, है ना। फिर 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसे अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना। जैसे हमारे देश में जब आजादी मिली, ठीक है, उसके बाद हमने दिसंबर से संविधान बनाने लगे। टोटल संविधान बनाने के लिए 2 साल लगे थे साहब, और 11 महीने लगे थे, और आपके 17 दिन लगे थे। सोचिए, और आप कहते हैं कि भैया उसको हम 1 महीने में कंप्लीट कर लें संविधान पॉलिटी। ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाए भाई? जब बनाने में इतना दिन लगा तो पढ़ने में तो आपको समय लगेगा। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी जाननी है तो यहां से आप जा सकते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जैसे हमारी में है ना बी द पीपल ऑफ इंडिया, उसी तरह वहां की भी प्रियम्बल बनी। ठीक है,
प्रियम्बल ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती। प्रश्न नंबर 30 में आपको दिखाएंगे। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते थे, यानी डेमोक्रेटिक वाले जो लोग थे। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। एक बार फिर से मंडेला जी के शब्दों में ये बातें समझे कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेदी, मतलब जो कलर में अपन लोग भेदभाव करते थे, ठीक है, क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत यानी ब्लैक और व्हाइट, स्त्री पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देश किसका है? हम सभी का है, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। ठीक है, फिर हमें संविधान की जरूरत क्यों? 2.2 में दिया है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है? इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत में रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। ठीक है, याद रखिएगा। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इसी बात पर सहमति हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपके मेजोरिटी वाले होंगे तो वो मेजोरिटी माइनॉरिटी वाले पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इस लागू करने के लिए पहली जरूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जा सकता? ये बात भी सही है। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए। मतलब इसीलिए कहते हैं, आज भी कहते हैं, अगर आप जमीनी विवाद है, किसी को आप पैसा दे रहे हैं या कुछ कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या कर लीजिए आप साहब? सबसे पहले आप उसको लिखित में ले लीजिए, राइटिंग में ले लीजिए और साइन करवा लीजिए। आप भी किसी को 2 रुपए दिया करिए, उधार दिया करिए, तुरंत लिखित में ले लीजिए, क्योंकि मुंह का कोई भरोसा नहीं। हमेशा लिखित में काम किया करिए जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता है। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीका लोगों ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर
होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। मतलब जो लिखा हुआ कोई भी कानून और वो होता है वही क्या कहलाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी संविधान। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही नहीं खासियत है। हर देश में अलग अलग समूहों में के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं होंगे, कटुतापूर्ण, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। मतलब हर देश में कुछ नियम कानून होता है कि आपको कहाँ घूमने की छूट है, आपके यहाँ देश में कौन सी पार्लियामेंट हो जानी, कैसे नेता का चुनाव होना चाहिए, कैसे यूपीएससी एमपीपीएससी, सब कुछ आपकी किस में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का भी कोई क्लब हो या सरकारी संगठन, राजनीतिक दल, सभी संविधान से जरूरी होती है। स्कूल की आपकी डायरी नॉर्मल हो गई कि आपको भैया 9 बजे आना ही है स्कूल, 9:30 बजे आपकी प्रेयर होना ही है, फिर आपकी छुट्टी 4 बजे होना ही है, संडे की छुट्टी होनी, ये सब क्या है, ये भी एक तरह से संविधान ही ना हुआ स्कूल का। स्कूल की जो रूल बुक्स होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ स्कूल। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नागरिक, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। जैसे पहला कौन कौन सा काम करता है, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग का विकास करता है। याद रखिएगा, ये क्या कहता है, जो साथ में रहते हैं ना उनके लोग पर भरोसा करने और सहयोग करने का विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, मतलब हम किसी भी सरकार को कैसे कैसे चुनाव होंगे, कितने साल में चुनाव होने चाहिए, ये पूरा यही तय करता है। और किसे फैसले लेने का, कौन ये फैसला ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसमें दिया गया है। फिर आता है तीसरा, यह सरकार के अधिकार की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के लिए क्या अधिकार है। मतलब ये भी बताता है सरकार आपको जबरदस्ती कुछ भी नहीं सौंप सकती। ठीक है, और ये भी बताता है कि आप लोगों के अधिकार क्या है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ये सब आपके अधिकार होते हैं। ठीक है, फिर चौथा, ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। बहुत ही प्यारे डिफरेंस। जिन देशों में क्या है, जिन देशों में आपके क्या है, संविधान। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी देश हैं वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, ये जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक वाले देश हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होना जरूरी है। ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होता ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान, इसी के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। फिर भारतीय संविधान का निर्माण, ये नॉर्मल आपकी इंट्रोडक्शन दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। 1875 से लेकर 95 तक रहे। इनका जन्म गुजरात में हुआ। ये अंतिम सरकार में गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हुआ करते थे। आप वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियासतों को विलय में निर्णायक भूमिका के बाद आप क्या बने, भारत के उप वाइस। ठीक है, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू जी, 1879 से लेकर 1949 तक जन्म आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। आप कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। बाद में उत्तर प्रदेश की आप क्या बनी, राज्यपाल बनी। अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला क्या था, आपका अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए, जब आपका विभाजन हुआ था ना, जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 तारीख को, आपको पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त को आपका, उस समय बहुत भयावह स्थिति, जो हिंदू हिंदू थे यहाँ पाकिस्तान से आ रहे थे, जो यहाँ के मुसलमान थे वहां जा रहे थे, ट्रेन में देखोगे तो लाशें बिछी कट जा रही। ठीक है। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों को शासक को ये आजादी दे दी कि वो भारत या पाकिस्तान जिसमें हो अपनी रियासत को विलय कर दे। ये भी छोड़ देते, जो राजा राजा रजवाड़े हुआ करते थे ना, उनको छोड़ देती, चाहे आप पाकिस्तान में जाइए, आप चाहे भारत में जाइए। इसमें से जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, ठीक है, इस तरह ऐसी थी जो आधी तो आ गई पर ये मानने को तैयार नहीं थी। तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, ये जिम्मेदारी किसको दे दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो चला के आपके हैदराबाद को शामिल किया। इसी तरह जूनागढ़ में जनमत सत्याग्रह, वो जनमत करवाया, फिर उसके बाद आपके वोटिंग वगैरह, फिर आपके, क्योंकि राजा क्या था, मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी। इसी तरह आपके जम्मू कश्मीर में मुसलमान जनता और हिंदू वो, लेकिन ये हरि सिंह आपको आने को तैयार नहीं था। जब उधर से आ गई पाकिस्तान की सेना, तो फिर ये हरि सिंह बोला कि भैया हमें बचाओ। तो फिर हमारे देश से ही लोग गए, सेना भेजी। फिर उसके पहले हमने सेशन में साइन करवाया कि भैया आप हमारे भारत देश में मिलना चाहते हैं, इसलिए फिर हमने पाकिस्तान के उनको भगा दिया। ठीक है। हाँ, आ रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता होती है। ठीक है। हाँ, संविधान निर्माण का रास्ता, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौरे में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भरा नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी क्या था, आंदोलन। आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। याद रखिएगा, 1928 में क्या किया, मोतीलाल नेहरू, जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, पिता थे, नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का क्या लिख दिया था, एक संविधान लिख दिया था। लेकिन 1931 में क्या हुआ, कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। जब 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, तब ये इन दोनों की दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना यानी राइट टू माइनॉरिटी की रक्षा करने की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की क्या हो गई थी, सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासक की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। जैसे आप देखे होंगे ना, वहां पास गोरे को ज्यादा वोट दे सकते थे, इसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत कम। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें से बनी सरकारें पूरी तरह क्या हो गई, लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि क्या थे, यहाँ सिर्फ
प्रादेशिक असेंबली भी जो आपकी प्रिंस वो हुआ असेंबली थी वहीं पास भी हो रही थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्था और व्यवस्थाओं का पुरानी व्यवस्था में लगभग जस का तस अपना लिया। जैसे 1935 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जब आया था का कानून, आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों से भी काफी लाभ पहुंचाया। जैसे 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो आया था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने आधे से ज्यादा उसी से लिया था। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकार की सूचना से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीजों ने हमारे संविधान का निर्माण में मदद की। अब देखते हैं संविधान सभा कैसी लगती है आपकी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे टीटी कृष्णमाचारी के बारे में, तमिलनाडु में प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी थे। नॉर्मल ये राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत देश के पहले कौन थे, राष्ट्रपति। संविधान सभा, फिर भारत के संविधान सभा के निर्माता कौन थे, बताइए कौन ने निर्माण किया। यहाँ आपको संविधान बनाने के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षिप्त में कुछ जानकारियां मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती थी उन्हें क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो लिखने का काम करती थी। आप भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे कि कौन आपकी संविधान सभा में बैठेगा। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी कब हुई, दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश को दो हिस्सों में, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। संविधान सभा में भी दो हिस्सों में बट गई, ठीक है, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा में लिखने वाले सभा में कितने लोग थे, 299। इसने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा करके दे दिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ये कितने साल लगे टोटल बनाने में, 2 ईयर। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछता है। 11 मंथ और 17 दिन, कहीं कहीं 18 दिन भी दिए, लेकिन मैंने अब वेबसाइट में देखेंगे तो 17 दिन। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। हमने पहले से ही एक कारण का जिक्र किया है कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक और सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों ने संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। लेकिन कई देशों में संविधान है पर वहां कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, लेकिन कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। ये हमारे संविधान की एक क्या है, साधारण उपलब्धि है। जैसे एच.सी. मुखर्जी जी का जन्म बंगाल संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। दुर्गाबाई देशमुख आपकी जन्म वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस के नेता, आपको बाद में क्या बना दिया, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष। फिर संविधान को मानने का दूसरा कारण यह था है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों
के सदस्यों ने किया था, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ठीक, कारण देश की इसके कारण क्या हुआ, देश की सभी भौगोलिक क्षेत्रों में उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, क्योंकि वहां पर उस समय वही पार्टी हुआ करती थी। ठीक है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का अगुवाई की थी, और स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इन सभा के सभी समूह जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। यहाँ पास हर प्रकार के थे, किस जात के, समूह के, वर्ग के, धर्म के, हिंदू मुस्लिम से हर तरह के। ठीक है, अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता, तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। ठीक है, संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्व सम्मानित बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की धारा यानी सेक्शन पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों का गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित भी आपके किया गया था। बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीय संविधान के बुनियादी मूल आपके क्या हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल क्या हैं? ठीक है, गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपकी? गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन यानी फिलॉसफी क्या है। क्या भैया फिलॉसफी हमारे पीछे की? यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। सपने और वादे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी जी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडियन, डायरेक्ट लिख लीजिए महात्मा गांधी की पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। जो भी अगर ये तैयारी कर रहा होगा यूपीएससी, एमपीपीएससी किसी भी चीज की, तो वो डायरेक्ट ये लिख ले कि यंग इंडिया आपकी क्या है, इनकी पत्रिका थी। 1931 में ये वो किए थे। उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। क्या लिखा था उन्होंने? कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं कि जो उसे गुलामी और अधीनता से क्या करे, मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसा भारत में छूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, इससे कम पर संतुष्टि नहीं होगी। ये महात्मा गांधी जी का क्या था? यंग, इसमें आपके पत्रिका में। पर भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके जरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत ही स्पष्ट ढंग से रखा था। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी कौन थे आपके? ये भी केंद्रीय मंत्रिमंडल हुआ करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म पश्चिम बंगाल, अंतरिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, बाद में भारतीय जनसंघ के आपके क्या बने? संस्थापक बने। ये देखिए 26 जनवरी 1950 को हम
धाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करना जा रहे थे। ये आपके कौन बोलते हैं? अम्बेडकर साहब। राजनीति के मामले में हमारा यह समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन पर असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम हर एक व्यक्ति एक वोट, हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर ये नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये अम्बेडकर साहब 1891 से 1956 जन्म मध्य प्रदेश के महू आपके यहाँ इंदौर में। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी हुआ करते थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के क्या थे आप? संस्थापक थे। आखिर में आइए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण को याद करते हैं। हम नहीं याद करेंगे भैया, क्योंकि ये नॉर्मल आप पढ़ लीजिएगा। ये भाषण आपका नहीं पूछा जाता है कि उन्होंने क्या शब्द बोले, क्या नहीं बोले, ठीक है। फिर देखते हैं संविधान का दर्शन, यानी फिलॉसफी ऑफ, क्या देखेंगे? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। संविधान का दर्शन, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया ने अधिकांश देश ने अपनी अपनी क्या बनाई? प्रस्तावना। जैसे संयुक्त राष्ट्र, हम सभी लोग अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समुद्री को स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। इसी तरह हम दक्षिण अफ्रीका के लोग संविधान बनाने की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। मतलब किसी भी संविधान में देखोगे तो एक प्रियम्बल आपको दिखेगा, ठीक है। प्रियम्बल भी आप पढ़ लोगे तो मतलब ये बताया जाएगा उसमें क्या क्या लिखा गया है। आइए हम अपने संविधान के प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़े, उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द का मतलब को समझे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा होगा। इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा इसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रस्तावना, आराम से पढ़िए, आप भी इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िए। हम भारत के लोग, यानी ये भारत के संवाद, ये आपकी उद्देशिका होगी। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक, यानी हम भारत के लोग हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। याद करने के लिए 3S DR, ये शब्द डायरेक्ट पूछा जाता है। कौन कौन सा शब्द लिया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों क्या करवाने के लिए? जस्टिस, यानी आपके जस्टिस दिलवाने के लिए, ठीक है। लिबर्टी दिलवाने के लिए और आपकी इक्वलिटी दिलवाने के लिए, और लास्ट में आपकी फ्रेटर्निटी, GLEF। याद करने, ये आपको 5 शब्द ऊपर के और ये सब 4 नीचे के डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव। तो क्या कौन कौन सा शब्द दिया है? जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तब न्याय काहे के लिए हमें न्याय चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हमें क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। विचार के अभिव्यक्ति काहे की वो चाहिए हमें? विचारों की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस,
ठीक है, बिलीव्स, फेथ, आपकी वर्शिप, उपासना की हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए यानी लिबर्टी चाहिए। फिर आपकी इक्वलिटी क्या है, क्या क्या चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्या चाहिए हमें, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर क्या किया है, जैसे कि टू प्रमोट एमंग देम फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, assuring the dignity of all individuals and the unity and integrity of the nation। हमें क्या करना है, डिग्निटी और भारत की एकता और अखंडता को क्या करना, सुनिश्चित करने के लिए वाली कौन सी चाहिए हमें, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी चाहिए। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में, आज तारीख कौन सी थी, 26 नवंबर 1949 को, डू हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से हम एकत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम भारत के लोग और भारत को क्या क्या दे रहे हैं। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी, मतलब ये है कि भारत के लोग इसलिए बोला गया क्योंकि हम जो बनाए हैं वो अपने भारत के लोग करें, ना कि कोई बाहरी शासक कर रहा है, ना कोई एक राजा पार्टी का, सब लोग मिलकर इस संविधान की वो करते हैं और ये संविधान सब लोगों के लिए रहता है। समाजवादी क्या होता है, समाजवादी यानी होता क्या आपकी, तो आपकी क्या होगा, समाजवादी, सिंपल सी बात है, सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट कौन होते हैं, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और इस समाज में उसका बंटवारा समानता रूप के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। क्या, wealth is generated socially and should be shared equally by society। Government should regulate the ownership of the land and industry to reduce socio-economic inequalities। क्या वो होगा आपका समाजवादी। फिर आता है प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले करने का क्या हो, सर्वोच्च अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा आपका सोवरेन। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती, यानी कि स्वतंत्रता है कि आप क्या कुछ भी अगर आपको चाहिए किसी फैसला लेने तो आप स्वयं लिखो, कोई बाहरी शक्ति आप पे दबाव नहीं डाल सकती, वही क्या कहलाएगा आपका प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन। फिर पंथ निरपेक्ष, ठीक है, फिर आपका क्या है, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर। पंथ निरपेक्ष यानी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता, मतलब वो किसी भी, चाहे हिंदू हो मुस्लिम सिख, वो अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, मतलब यह कि आप चाहे जिस धर्म के हो सरकार सबका सम्मान करेगी, वो क्या कहलाएगा आपका पंथ निरपेक्ष। फिर आपका आता है गणराज्य यानी रिपब्लिक, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज द्वारा। यानी रिपब्लिक वो कहलाएगा जिसमें द हेड ऑफ द स्टेट इज द इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। कोई भी आपका राजा रजवाड़ा नहीं होगा, ना खानदान का होगा, वो किसके द्वारा चुना गया होगा, आपका प्रमुख लोगों द्वारा। वही वही देश क्या कहलाएगा आपका गणराज्य। तो समता यानी इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या होती है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। फिर आता है आपका बंधुता यानी फ्रेटर्निटी, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। ठीक है, यानी कैसे हों, जैसे हम एक परिवार के सदस्य हो, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने, वो क्या कहलाएगी आपकी फ्रेटर्निटी। फिर आता है स्वतंत्रता, तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर किसी तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है, वो क्या कहलाएगी आपकी लिबर्टी। फिर न्याय काहे कायम चाहिए, नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमें जस्टिस क्या है कि किसी भी उसको लिंग जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक क्या होता है आपका, ठीक, तो लोकतांत्रिक आपका क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी रेटिक, सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे
जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा हो गया। अब देखते हैं और क्या दिया, संस्थाओं का स्वरूप। ठीक है, यानी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इनमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानूनों के रूप में नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा था। इन बदलावों को संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हमारा जो संविधान की बुक है, इसमें जब बना था तो उसमें 22 पार्ट थे, प्रेजेंट टाइम पर 25 है। ठीक है, आर्टिकल उसमें कितने हुआ करते थे, लगभग 395, प्रेजेंट टाइम पर 470 प्लस है। फिर उसमें शेड्यूल्स आपकी जब ये बनी थी, अनुसूचियां थी टोटल 8, प्रेजेंट टाइम पर हो गई 12। उसी तरह अमेंडमेंट नहीं थे एक भी, अब प्रेजेंट टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105-6 हो चुके हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब होता है, किसी भी चीज में आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कर सकते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्जा किया है। अगर आप संविधान को पहली बार में पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं को के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इनमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान के इन्हीं 3 पक्षों के बारे में हैं। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नजर डालेंगे और यह समझेंगे कि कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीतिक में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटती। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब में चर्चा होगी। इस तरह से आपका खत्म हो गया रंग भेद क्या होता है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था यानी अपार्थाइड फिर धारा होती है। ये सब इस तरह से आपका पूरा का पूरा 9 का चैप्टर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 चैप्टर्स हैं, आपको 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। आपको रोज रात 8 बजे पॉलिटी की हमारी पूरी सीरीज चल रही है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की रोज रात 8 बजे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, सुबह आपको ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी मिल जाएगी सुबह सुबह आपको 8 बजे। ठीक है, ज्योग्राफी आपको 8 बजे और ये आपकी पॉलिटी रात। फिर उसके बाद आपकी कौन सी बचेगी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, वो दोनों स्टार्ट जल्द से जल्द होने वाली। ठीक है, उसकी टाइमिंग में आपको रात 10 बजे कर देंगे हिस्ट्री की। ठीक, इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। ठीक है, और किस टॉपिक में आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। 16 मंथ का करंट अफेयर कोई भी अगर तैयारी कर रहा है किसी भी चीज का, 16 मंथ का कवर करंट अफेयर की पूरी चीज रेडी बन रही है, आपको इस संडे तक मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।